नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का बायोलॉजी और जनरल साइंस के इस क्लास में। नमस्ते और बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का बायोलॉजी की इस क्लास में। ये क्लास बायोलॉजी की जो अभी आप कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ये क्लास आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस और जो अलग अलग दूसरे पीसीएस के एग्जाम्स हैं, उन सारे पीसीएस के एग्जाम्स के जनरल साइंस के बायोलॉजी वाले सेक्शन में आपके लिए उपयोगी होगा। तो आप चाहे बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हो, या फिर यूपीपीसीएस के आने वाले एग्जाम को देने के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर जो और दूसरे हिंदी भाषी जो राज्य हैं, है ना, मैं हिंदी भाषी राज्यों की बात कर रहा हूँ, उनके पीसीएस जैसे कि हरियाणा पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, राइट, तो उत्तराखंड पीसीएस हो गया। इन राज्यों में जो पीसीएस के एग्जाम होते हैं, वहां पर भी जनरल साइंस के बायोलॉजी वाले सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप उसके लिए ये वीडियो देख सकते हैं। प्रॉपरली ये आपको फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर्स किए, उसमें 2 चैप्टर्स तो आपको मैंने क्लियर कर दिए हैं। एक चैप्टर मैंने कोशिका सिद्धांत को लेकर बताया। कोशिका सिद्धांत में हमने हर एक एस्पेक्ट को देखा। उसके बाद मैंने उत्तक वाले चैप्टर की बात आपसे की थी। उत्तक वाले चैप्टर में हम लोगों ने प्रॉपरली पादप उत्तक और जंतु उत्तक दोनों की बात की थी, और मैंने आपको बताया था कि जंतु उत्तक जो है वो हम मानव के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो मानव के संदर्भ में मैंने आपको 4 प्रकार के जो जंतु उत्तक थे, एपिथेलियल उत्तक, उसके बाद संयोजी उत्तक, उसके बाद पेशी उत्तक, और उसके बाद जो है मैंने आपको न्यूरल टिश्यू यानी कि तंत्रिका उत्तक के बारे में बताया था। तो उनकी सारी डिटेल्स हो गई हैं। रक्त का पूरा एक सेक्शन कर लिया, जिसमें हमने रुधिर या रक्त या ब्लड के सारे एस्पेक्ट्स को देखा। वो अपने आप में एक चैप्टर था, आप लोगों को पता होगा, ठीक। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो के लिए जो है वो नए हैं, और पुरानी वीडियोस जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप चैनल पर वापस जाके जो है उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, राइट। ओके, चलिए अब इससे आगे की बात करते हैं। इससे आगे की बात जो है वो हमें करनी है किसके लिए? इससे आगे की बात हमें करनी है अंग तंत्रों के लिए। और अंग तंत्र में जो सबसे पहला अंग तंत्र है वो हम यहां पर करेंगे पाचन तंत्र के विषय में, ठीक। पाचन तंत्र जो है वो हमारे एक बहुत ही प्रमुख शारीरिक क्रिया यानी कि पाचन से संबंधित है, डाइजेशन से रिलेटेड है। आप इसको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बोल सकते हैं। और देखिए, यहां से एक चीज और भी स्पष्ट कर दूं कि जब हमने ऊतक वाला या टिश्यू वाला चैप्टर किया था, मैंने बताया था कि रेफरेंस में हम ह्यूमन को रखेंगे। जो भी एस्पेक्ट, जो भी पहलू हम देखेंगे इस चैप्टर में, वो हम ह्यूमन को सेंटर में रख के देखेंगे। जो भी चीजें ह्यूमन में, जैसे टिश्यू का चैप्टर किया तो कौन से टिश्यू ह्यूमन में पाए जा रहे हैं, इस पर चर्चा की थी। अन्य जंतुओं या अन्य किसी प्राणी की बात नहीं की थी। तो अब जब हम अंग तंत्रों के विषय में पढ़ेंगे, ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको कि हम मुख्य रूप से जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी, है ना, मानव कार्यकी के शारीरिकी के जो है वो टर्म में इसको देखेंगे। तो यहां पर आपको मैं बताऊं कि मानव के शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार के अंगों के एक साथ मिलकर और एक यूनिट की तरह काम करने के प्रक्रिया को आप जो है वो अंग तंत्र बोल सकते हैं, है ना। अंग तंत्र का मतलब क्या हो गया कि कई सारे अंगों को, आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई है चैप्टर में, कि भाई कोशिका से ऊपर, ये जो ऊतक वाला चैप्टर, जब टिश्यू वाला चैप्टर मैंने शुरू किया था, तो टिश्यू के चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बताया था कि कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनेंगे यानी टिश्यू बनेंगे। टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू जो है वो मिलकर एक अंग का निर्माण करेंगे, और कई सारे अंग मिलकर जब एक किसी खास प्रक्रिया को संचालित करते हैं, किसी खास प्रक्रिया को संपादित करते हैं, ये कहिए, और वो खास प्रक्रिया के लिए सारे अंग मिलकर एक यूनिट की तरह काम करते हैं, तब आप उसको क्या बोलते हैं? अंग तंत्र बोलते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में अलग अलग प्रक्रियाओं को या अलग अलग शरीर की क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग तंत्र हैं। उन अंग तंत्रों में मैंने आपको बताया था, जैसे पाचन तंत्र की बात कर सकते हैं, है ना, जो अभी सामने आज हम चैप्टर करेंगे पाचन तंत्र का। तो पाचन तंत्र पाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। श्वसन तंत्र श्वसन की प्रक्रिया से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया से संबंधित है। उसी तरीके से अगर हम स्केलेटल सिस्टम को बोले, या फिर हम जिसको तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, वो हमारे शरीर के तंत्रिका और आप कह सकते हैं कि तंत्रिका नहीं, स्केलेटल सिस्टम मतलब हो गया कि हमारे शरीर का जो कंकाल तंत्र है ना,
तो हमारे शरीर के कंकाल, और ये कंकाल किससे बनता है? हड्डियों से मिलकर बनता है, तो हड्डी वाले सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। फिर तंत्रिका तंत्र की बात आ गई, नर्वस सिस्टम की बात, जिसको न्यूरल सिस्टम बोलेंगे, तो वहां पर हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, इन सारी चीजों को सम्मिलित करके और उनके द्वारा क्या प्रक्रियाएं संपादित की जा रही है, इसको हम वहां पर देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है सारी व्यवस्था है। यहाँ पर एक एक करके हम सारे अंग तंत्रों को समझेंगे और उन अंग तंत्रों के साथ जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनको भी यहाँ पर समझेंगे। ओके, आइए सबसे पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। उसको समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि पाचन या फिर डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, पाचन क्या है या डाइजेशन क्या है। अगर ये मैं आपसे प्रश्न करूं कि डाइजेशन क्या है, तो हम कहेंगे कि डाइजेशन जो है वो बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में हम जो भोज्य पदार्थ के बड़े अणु होते हैं उनको हम इतने छोटे अणुओं में तोड़ते हैं कि वो अणु अपने सबसे सरलतम रूप में आ जाए, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर वो अणु अवशोषित हो सके। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि डाइजेशन कौन सी प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें पोषक पदार्थों के बड़े एवं अघुलनशील अणुओं को कुछ इस प्रकार से तोड़कर छोटे एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करते हैं, छोटे एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करते हैं, जिससे वे अणु शरीर के द्वारा आसानी से अवशोषित हो सके। ठीक है, समझ में आया? तो हम मुख्य रूप से पोषक पदार्थों की यहां पर बात करते हैं, और उन पोषक पदार्थों को जब हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते, तो भोजन के रूप में इस्तेमाल करने के समय ये बहुत बड़े और आप कह सकते हैं कि जटिल संरचना वाले अणु होते हैं, जिनकी जटिल संरचना के कारण वो जल में घुल भी नहीं पाते, जल में अघुलनशील रूप में होते हैं। और इसलिए जब हम भोज्य पदार्थ के रूप में इन पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, तो उस रूप में हम कभी भी शरीर में उनका अवशोषण नहीं करा पाएंगे। अगर आप शरीर में इनका अवशोषण नहीं करा पाएंगे, इनको एब्जॉर्ब नहीं करा पाएंगे, तो उस कंडीशन में आपके शरीर के अंदर उपापचय की प्रक्रिया में जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है या फिर जो आवश्यक कच्चे माल हैं, कच्चे पदार्थ हैं, जो कि इन्हीं पोषक पदार्थों के रूप में जाने हैं, वो पोषक पदार्थ वहां शरीर के उपापचय की प्रक्रिया में नहीं पहुंच पाएंगे, और इसके कारण आपके शरीर के उपापचय की प्रक्रिया अगर समुचित रूप से नहीं चल पाएगी, तो वो आपको ऊर्जा प्रदान नहीं करा पाएगी। ठीक है, उस प्रक्रिया से जब लास्ट में आपको ऊर्जा के अणु बनते हुए मिलते हैं, जिनसे आप अपने दैनिक क्रियाकलापों को कर पाते हैं, तो वो ऊर्जा के अणु बन नहीं पाएंगे। इसलिए आवश्यक ये है कि हम पहले इन पदार्थों को किस में तोड़ें? बहुत आसान से आप कह सकते हैं कि
अणुओं में तोड़ दें। मैं उदाहरण देकर आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि पोषक पदार्थों में अगर आप रोटी, चावल, है ना, इस तरह की चीजें खाते हैं, आलू खाते हैं, तो उनसे मुख्य रूप से आपको जिस पोषक तत्व या पोषक पदार्थ की प्राप्ति होती है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम ये मानते हैं कि ये एक ऐसा पोषक पदार्थ है जो कि मुख्य रूप से, ये ऐसा पोषक पदार्थ है जो मुख्य रूप से जो है आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, हम लोगों ने अलग अलग तरीके के पोषक पदार्थों की बात की है पीछे, और इसमें मैंने आपको बताया है कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये मुख्य ऊर्जा उत्पादक के रूप में शरीर में जाने जाते हैं। ओके, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है सामान्यतः जब भोज्य पदार्थों में मिलता है, भोज्य पदार्थों में, तो भोज्य पदार्थों में ये किस रूप में मिल रहा है? पॉलीसैकेराइड के रूप में मिल रहा है। अगर आपको याद हो कि जो पॉलीसैकेराइड है, सॉरी फॉर, ठीक है, तो अगर मैं बताऊं कि ये पॉलीसैकेराइड के रूप में मिल रहा है, तो पॉलीसैकेराइड के रूप में आपको ध्यान रखना है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सबसे जटिल रूप में होता है, और उसके अलावा क्या होता है? सर्वथा अघुलनशील होता है। ये जल में क्या होता है? अघुलनशील होता है। जो भी पदार्थ जल में अघुलनशील रूप में रहेगा, क्या शरीर उसको अवशोषित कर पाएगा? तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना कि शरीर कभी भी उस पदार्थ को अवशोषित कर पाने में सक्षम नहीं होता है ना, या इतने बड़े अणु के रूप में कभी भी अवशोषित कर पाने में वो सक्षम नहीं होता, तो इसलिए इसको तोड़ना पड़ता है। अब अगर आपको याद हो कि कार्बोहाइड्रेट हमने किन किन रूपों में देखा था, तो कार्बोहाइड्रेट के 3 रूप आपने देखे थे। सबसे जटिल जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है, सबसे जटिल जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक। उसके बाद जो है उससे कम जटिल जो होता है वो डाइसैकेराइड होता है। हालांकि इस रूप में आने के बाद जो है, इस रूप में आने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो घुलनशील हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी अणु क्या है? बड़े हैं। तो अब इससे जो सबसे छोटा होता है वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। वो क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। ये कार्बोहाइड्रेट की एक सिंगल चेन होती है, सैकेराइड। ओके, तो ये मोनोसैकेराइड के रूप में जब आएगा तब जाके हमारा शरीर इसको अवशोषित कर पाएगा। किस तरीके के मोनोसैकेराइड हम लोगों ने जो है वो देखे हैं, तो इसके उदाहरण आपको याद होगा। हम लोगों ने मोनोसैकेराइड के रूप में जो सबसे ज्यादा, है ना, अबंडेंट अमाउंट में मोनोसैकेराइड मिलता है, इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के अलावा आपको पता होगा फ्रक्टोज जो होता है ये भी एक मोनोसैकेराइड है, और फ्रक्टोज के अलावा आप देखेंगे तो गैलेक्टोज जो है ये भी एक मोनोसैकेराइड है ना, गैलेक्टोज भी जो है ये भी एक मोनोसैकेराइड है। तो इस तरीके से आप देखिए कि 3 प्रकार के जो मोनोसैकेराइड हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 प्रकार के जो मोनोसैकेराइड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के जो मोनोसैकेराइड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस रूप में अगर आपका कार्बोहाइड्रेट जो आपने भोजन में लिया है वो कार्बोहाइड्रेट अगर इस रूप में बदल जाते हैं, तो ये इस रूप में कार्बोहाइड्रेट को आप आसानी से अपने शरीर में अवशोषित करा सकते हैं, और फिर ये आपके रक्त के साथ मिलकर कोशिकाओं में पहुंचेंगे। वहां पर इनका जो यूज है वो उपापचय की प्रक्रिया में किया जाएगा, और फाइनली ये आपको ऊर्जा प्रदान करने का काम करेंगे, ठीक। तो अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भी आप भोज्य पदार्थ लेते हैं, यहां पर जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट का जो है वो की जो बात की, वैसे ही आप देखते हैं प्रोटीन आप अलग अलग रूपों में ले सकते हैं। प्रोटीन को आप पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, अगर आपको याद हो। और ये जो प्रोटीन है जब ये टूटेगा टूटेगा टूटेगा
तो टूटने के बाद लास्ट में ये क्या बन जाएगा, अमीनो अम्लों, है ना, अमीनो अम्ल में जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। अब अमीनो अम्ल से फर्दर टूटना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। अमीनो अम्ल के लेवल पर अगर ये प्रोटीन पहुंच जाता है तो इस अमीनो अम्ल का शरीर में अवशोषण कर लिया जाता है और फिर उपापचय की प्रक्रिया में जाकर ये वापस से शरीर में अलग अलग प्रकार से उपयोग में आता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो जैसे हम वसा की बात करते हैं, वसा भी क्या है, बहुत ही आप कह सकते हैं कि जटिल रूप में होता है। और सामान्य रूप से वसा में आप देखेंगे कि उसमें एक हिस्सा जो होता है वो फैटी एसिड यानी कि वसीय अम्ल का होता है, दूसरा हिस्सा जो होता है वो ग्लिसरॉल का होता है। तो जब लास्ट में आप देखेंगे कि वसा के अणु, जो कि वसा तो वैसे भी जल में अघुलनशील होता है, ये आपको पता है, और वसा के अणु जब टूटेंगे 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 तो टूटने के बाद लास्ट में ये अपने, आप कह सकते हैं कि जो इनके यूनिट्स हैं, यूनिट्स कौन कौन से हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, और ग्लिसरॉल के साथ साथ क्या हो गया, वसीय अम्ल हो गए। तो इन ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के रूप में ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्या टूट जाएगा, वसा। वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये तीन चीज जो मुख्य पोषक पदार्थ आपको भोजन से प्राप्त होते हैं उनके बारे में बात की। बाकी आप विटामिन की बात कर सकते हैं या फिर आप दूसरे खनिज लवणों की बात कर सकते हैं। तो वो खनिज लवण वैसे भी आप ट्रेस अमाउंट में यूज करते हैं और वो आसानी से शरीर में अवशोषित हो जाते हैं। लेकिन इन पदार्थों को जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा के रूप में होते हैं, अगर इन्हें पचाना है, इन्हें शरीर में अवशोषित कराना है, तो हम जिस रूप में इनको ले रहे हैं उससे हमें तोड़ तोड़कर इन्हें सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा ताकि ये शरीर के अंदर अवशोषित हो पाए। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर पाचन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई जिसमें आप बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करते हैं, बड़े अणुओं को छोटे एवं घुलनशील प्रकार के अणुओं में परिवर्तित करते हैं तो शरीर में अवशोषित करा लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस पाचन की प्रक्रिया को कराता कौन है। कहेंगे कि इसमें कई सारे ऐसे अंग हैं हमारे शरीर में जो कि इस पाचन की प्रक्रिया को कराने का स्थान है ना, इस पाचन की प्रक्रिया को कराने का स्थान है। अब कई अंगों की क्यों जरूरत है, कई अंगों की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमारा जो पूरा पाचन तंत्र है और इसमें जितने प्रकार के पोषक पदार्थ जा रहे हैं या जिस रूप में जा रहे हैं पोषक पदार्थ, उन रूप में आप जो है बहुत तेजी से उनको एक ही स्थान पर उनको सबसे सरलतम रूप में नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए क्या होता है कि उन्हें एक पूरे रूट से, एक पूरे मार्ग से गुजारना पड़ता है और उस दौरान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनसे ये धीरे धीरे टूट टूट कर सरलतम रूप में बदलते चले जाएंगे। कौन सी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होंगी, तो कहा कि ये रासायनिक प्रतिक्रियाएं बेसिकली ये जो भोज्य पदार्थ या पोषक पदार्थ हैं इनके और शरीर के अंदर अलग अलग जिन स्थानों पर ये पदार्थ पहुंचते हैं वहां पर विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाने वाले जो एंजाइम हैं, उन एंजाइमों के साथ इन पोषक पदार्थों की प्रतिक्रिया होती है और उस प्रतिक्रिया से ये पोषक पदार्थ क्या होते हैं, टूट जाते हैं अपने कुछ सरल रूप में, है ना, सरल रूप में ये टूट जाते हैं। तो ऐसे एक बार ये सरल रूप में तोड़े गए, फिर उससे और ज्यादा सरल रूप में तोड़े गए, उससे और ज्यादा सरल रूप में तोड़े गए और अंततः जो है एकदम सरलतम रूप में तोड़ दिए जाएंगे, तब जाकर शरीर में इनका अवशोषण संभव हो पाएगा। तो कुल मिलाकर पाचन की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया तो है आपका स्वांगीकरण, है ना, जिसमें आपने भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद उसको पाचन तंत्र के अलग अलग हिस्सों से जो है वो गुजारा। और एक प्रक्रिया जो है वो है अवशोषण की। जब ये भोज्य पदार्थ जो है सबसे सरल रूप में परिवर्तित हो गए, सरलतम रूप में परिवर्तित हो गए, तो उसके बाद अब शरीर में इनका अवशोषण कर लिया जाएगा और अवशोषित करा के इन्हें रक्त में मिला दिया जाएगा ताकि रक्त शरीर की जब हर एक कोशिकाओं तक पहुंचेगा तो उन कोशिकाओं तक इन पोषक पदार्थों को पहुंचा देगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो इतनी सूक्ष्म और इतनी छोटी हैं कि अगर इनमें बड़े प्रकार के अणु को भेजा जाए तो वो अणु वैसे भी उन कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइज बड़ा होगा। तो इसलिए भी उन्हें तोड़ना बहुत आवश्यक है और तोड़कर सरलतम रूप में परिवर्तित करना है ताकि वो कोशिकाओं के अंदर पहुंच सके
और कोशिका के अंदर पहुंचकर वहां पर जो उपापचय की प्रक्रिया है या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में भाग लेकर ऊर्जा प्रदान कर सके, है ना, व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान कर सके। तो जो जो अंग तंत्र, जो जो अंग इस कार्य में लगे होंगे, क्योंकि पूरा एक पाथ है, पूरा एक रूट है, पूरा एक मार्ग है जिससे होकर भोजन को गुजरना है, तो एक ही अंग से इतना लंबा भाग बनाने का आप कह सकते हैं कि बनाना संभव नहीं है। और वैसे भी अलग अलग जगह आपको अलग अलग तरीके के एंजाइम भी चाहिए, जो एंजाइम इन पोषक पदार्थों को इनके सरल रूप में तोड़ने में काम आएंगे। तो इसलिए कई सारे अंगों को और ग्रंथियों को जो है इस पूरे तंत्र में जोड़ा गया। कई सारे अंग शामिल हुए जहां पर भोजन पहुंचता है। उन अंगों को एक तरीके से आप जो है वो रिसीविंग प्लेस बोल सकते हैं, जहां पर भोजन जो है वो रिसीव किया जाता है, पहुंचता है। और उसके बाद उसी रिसीविंग प्लेस पर, उस रिसीविंग प्लेस से जुड़ी हुई जो ग्रंथियां होती हैं, है ना, जो ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों से एंजाइम स्रावित होते हैं और वो एंजाइम भोज्य पदार्थों के साथ या पोषक पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और उस प्रतिक्रिया के बाद जो है वो भोज्य पदार्थ को सरलतम रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक, तो ऐसे अंग और ग्रंथियां, है ना, ऐसे अंग और ग्रंथियां जो कि पाचन की पूरी प्रक्रिया और उसके बाद सबसे सरलतम रूप में जब पोषक पदार्थ सबसे सरलतम रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, उसके बाद शरीर के अंदर उनका अवशोषण, ये पूरी प्रक्रिया जो है इसको हम बोलते हैं कि ये पाचन की प्रक्रिया है। और जो अंग इसमें शामिल होकर पूरा का पूरा एक सिस्टम तैयार करते हैं, पूरा का पूरा एक तंत्र बनाते हैं, उन अंगों के साथ बने इस तंत्र को हम पाचन तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो अब मैं आपको आगे बताता हूं कि जो मानव का पाचन तंत्र है, इस मानव के पाचन तंत्र को जो है हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। मानव का जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। मानव का पाचन तंत्र, ये आपको बताया मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन है इसको आप दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं, दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं इसको जरा आप देख लीजिए, मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये जो दो भाग आपको दिखाई देंगे, उनमें से एक भाग देखिए आपको दिखाई देगा कौन सा, एक भाग को बोलेंगे आहार नाल या फिर बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये हमारे शरीर के अंदर, कैनाल बोल ही रहे हैं, नाल बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। और ट्यूब के साथ हमेशा आपने देखा होगा कि अगर नाल है तो वो क्या है, दोनों तरफ से ओपन होता है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो आहार नाल बनता है, ये आहार नाल भी दो जगहों पर ओपन होता है, दो जगहों पर खुला हुआ होता है। एक हिस्सा जो है वो आपका ये वाला हिस्सा है, आगे का हिस्सा, जिसको आप बक्कल कैविटी या मुख गुहा बोलते हैं, जहां पर आप भोजन को सबसे पहले ग्रहण करते हैं और उस स्थान से फिर आगे बढ़ेंगे तो कई अलग अलग शेप में, जो यही एक ही नलिका है जो कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ रही है, लेकिन बीच बीच में इसके शेप अलग अलग हो जाते हैं, जिसके कारण जो है ये अलग अलग रूपों में अलग अलग प्रकार से भोजन को प्राप्त करके और उन पर एंजाइमों का काम करा के, प्रतिक्रिया करा के एंजाइमों से उन्हें आगे के सरल रूप में परिवर्तित करती है। तो अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो जैसे एलिमेंट्री कैनाल हो गया, ये जो आहार नाल हो गया, इसमें कई सारे अंग जुड़ते हैं, है ना, आहार नाल में कई सारे अंग जुड़ते हैं। कौन कौन से अंग, तो देखिए एक आपको यहां पर दिख रहा होगा बक्कल कैविटी, ठीक है, एक आपको दिख रहा होगा बक्कल कैविटी या जिसको हम मुख गुहा बोलते हैं। और इस मुख गुहा की जब हम बात करेंगे तो यहां पर दो और आपको एसेसरी ऑर्गन्स आप बोल सकते हैं, सहायक अंग के रूप में जो है वो दो और चीजें दिखाई देती हैं। एक तो दिखाई देते हैं कि शरीर में, मानव शरीर में जो दांत हैं वो मुख गुहा के अंदर है, और ये दांत क्या करते हैं, ये दांत कई तरीके के काम करते हैं। भोजन को, भोज्य पदार्थ को काटने का काम करते हैं, भोज्य पदार्थ को दांतों के बीच रख के उसको घिसने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है वो दांतों का है, और इसलिए दांत चूंकि इस मुख गुहा के ही अंदर है, हम इसको मुख गुहा का ही भाग मानेंगे।
दूसरा जो अंग यहां पर मुख गुहा के अंदर है उसको आप जीभ बोलेंगे, उसको आप टंग बोलेंगे। देखिए जो जीभ होती है या जो टंग होता है, इसके साथ बड़ी चीज क्या होती है, इसके साथ विशेषता क्या होती है कि ये जीभ जो है हमारे शरीर के अंदर दो रूपों में काम करता है। ठीक है, दो रूपों में काम करता है या इसके दो कार्य हैं। अगर आप बोलते हैं कि पाचन तंत्र में इसके दो काम हैं वाकई में, तो बोलते हैं हाँ। एक तो सबसे पहला काम जो सबको पता है, जो कि इस जीभ के द्वारा किया जाता है, वो है कि ये भोजन का स्वाद लेने, है ना, भोजन का स्वाद लेने वाला एक संवेदी अंग है। जो जीभ है ये भोजन का स्वाद लेने वाला एक संवेदी अंग है। ये भोजन का स्वाद लेता है, स्वाद को पहचानता है कि आपने जो भोज्य पदार्थ खाया है वो भोज्य पदार्थ मीठा है, खट्टा है, नमकीन है ना, तीखा है, किस तरीके का स्वाद जो है वो भोज्य पदार्थ में मिल रहा है। एक तो ये काम करता है। दूसरा आप देखें कि जीभ जो है वो एक यांत्रिक अंग के रूप में भी कार्य करता है, यांत्रिक अंग के रूप में कार्य करता है। यांत्रिक अंग का मतलब हो गया कि ये कुछ ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाएं करता है जिसका प्रभाव भी भोजन पर पड़ता है। कौन सी यांत्रिक प्रक्रियाएं? तो कहते हैं कि जो जीभ है ये बहुत ही मांसल और आप कह सकते हैं कि हड्डी रहित, है ना, अस्थि रहित एक अंग है, मांसल और अस्थि रहित अंग है। और इस जीभ का मुख के अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है ना, मुख के अंदर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। पाचन की प्रक्रिया में किस तरीके से सहायता कर रहे हैं? तो संवेदी अंग तो स्वाद लेने का काम कर रहा है। चलिए, आपने भोज्य पदार्थ जो खाया है वो आपकी रुचि का भोज्य पदार्थ होना चाहिए। उस भोजन का स्वाद लेकर आप ये बता सकते हैं कि ये हमारी रुचि का पदार्थ है क्या नहीं, और उसके हिसाब से आप जो है वो भोजन करते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हम इसके यांत्रिक अंग के रूप में इसके कार्य को समझे, तो हम जब भोजन मुंह में लेते हैं तो उस भोजन को चबाना पड़ता है हमें, है ना। भोजन उसी रूप में हम निगलते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, भोजन को चबाकर उसको पेस्ट के रूप में परिवर्तित करते, और तब हम उस पेस्ट को कहां पहुंचाते हैं, आमाशय तक पहुंचाते हैं। इस दौरान जब हम भोजन को अपने मुंह में चबा रहे होते हैं तो जो भोजन है उसको उलटना पलटना पड़ता है कि भाई ये वाला टुकड़ा इधर अब आ गया, ये ज्यादा चबा लिया गया, अब इसको इधर भेज के जो टुकड़ा बच गया है, नहीं चबाया जा सका है, उसको इधर भेज दें, यहाँ चबा ले, यहाँ चबा ले, है ना। तो किस किनारे पर भोजन को भेजना, भोज्य पदार्थ के टुकड़ों को, और कैसे उसको चबवाना है, इसका पूरा जो काम है वो किसको सौंपा गया? जीभ को। जीभ जो है मास्टिकेशन का काम करते हैं, भोजन को उलटने पलटने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये मुख गुहा के अंदर आपको बता दिया दांत और जीभ। इसके अलावा जैसे ही आप बक्कल कैविटी से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा क्या? फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम बोलते हैं ग्रसिका। देखिए, फेरिंग्स का जो हिस्सा है, मैं आपको चित्र अगर दिखाऊं, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, इस हिस्से की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर आपको जो है एक कॉमन पैसेज ये मिल रहा है। ये वाला हिस्सा जो है वो एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ध्यान से, है ना, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस कॉमन पैसेज से जो है वो भोजन भी गुजरता है ऐसे, है ना, इस कॉमन पैसेज से भोजन गुजर रहा है। और इसी कॉमन पैसेज में एक जो चीज खुल रही है वो है श्वास नलिका। वो है क्या? श्वास नलिका, जिससे कि भोजन जो है, श्वास जो है, हवा जो है वो श्वास नलिका में आती है। इस श्वास नलिका के ऊपर एक ढक्कन, एक फ्लैप लगा हुआ आपको मिल रहा है, जो कि कार्टिलेज का बना हुआ फ्लैप है। इसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं क्या? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो एपिग्लॉटिस आपको दिखाई दे रहा है, ये एक कार्टिलेज का बना हुआ ढक्कन है जो कि श्वास नलिका के ऊपर आपको मिल रहा है। और इस एपिग्लॉटिस के वजह से जब आप भोजन निगल रहे होते हैं, मुख से भोजन कहाँ गया? इस वाले हिस्से में आया, जिसको आप
एक नलिका स्वरूप देख रहे हैं, या इसको आप आहार नलिका बोल सकते हैं, इसको आप फूड पाइप बोल सकते हैं। तो ये जो फूड पाइप है, इससे होकर भोजन गुजरेगा और ये भोजन आगे जाकर कहां जाएगा? आपके अमाशय में जाएगा। अब ये तो एक पैसेज ही है ना जिससे भोजन गुजर रहा है, ये एक पैसेज है जिससे भोजन गुजर रहा है। और इस पैसेज को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से गुजरने के बाद भोजन जो है वो पहुंच गया कहां? भोजन पहुंच गया अमाशय में, अमाशय में पहुंच गया। अब अमाशय में सारा भोजन आकर क्या हो जाएगा? इकट्ठा हो जाएगा। जितना, जैसे आप लंच करने बैठते हैं और लंच करने के बाद जो है आप मुंह में एक बाइट ले जाते हैं, उसको चबाते हैं, उससे स्वाद का भी पता चलता है, और चबाने के बाद वो पूरा जो फूड का बाइट है वो पूरी तरीके से एक, आप कह सकते हैं कि मोलासेस के रूप में या लुगदी के रूप में जो है वो परिवर्तित हो जाता है, पूरी तरीके से एक पेस्ट बन जाता है, ऐसा कहिए आप। अब उस पेस्ट को आपने निगल लिया और यहां कर लिया, फिर दूसरी बाइट ली, फिर तीसरी ली, फिर चौथी ली, और इस तरीके से पूरे थाली का खाना जो है वो आप छोटे छोटे बाइट बनाकर खाते जाते हैं, और सारा खाना जो है चबा चबा कर पेस्ट बनाते हैं और उसको इस आहार नलिका के थ्रू यहाँ अमाशय में भेजते हैं। तो अमाशय में जैसे जैसे भोजन पहुंचता है, अमाशय में पूरा भोजन जाकर इकट्ठा हो जाता है। जब आपने कभी भी अपनी आवश्यकता से अधिक, या फिर आप कहें कि स्वाद बहुत ज्यादा आ गया किसी भोजन का, भोज्य पदार्थ का, और उसके कारण आपने अपने अमाशय के कैपेसिटी से ज्यादा कहीं जो है वो भोज्य पदार्थ ग्रहण कर लिया, भोज्य पदार्थ खा लिया। सबकी इच्छा होती है अच्छा अच्छा खाने की, आपकी भी इच्छा हुई और आपने खा लिया, तो एक तो यहां पर प्रेशर पता चलेगा ना कि पेट फूल गया। ठीक, क्यों फूल गया? क्योंकि अमाशय में जितना भोजन जमा हुआ है उस भोजन के प्रेशर से, वो अमाशय की दीवार पर प्रेशर डालते हैं तो आपको वो प्रेशर ऊपर से पता चलता है। ठीक, तो एक तो ये हो गया कि अमाशय में सारा भोजन आकर इकट्ठा हो गया, लेकिन ये सारा भोजन जब आएगा तो अमाशय की जो दीवार है, इस दीवार में भी आप देखते हैं कि अलग अलग तरह की ग्रंथियां हैं, अलग अलग तरह की, क्या, उन सारी ग्रंथियों को, कई सारी ग्रंथियां ऐसा बोलें, और उन सारी ग्रंथियों को आप जठर ग्रंथियां बोलेंगे, और उनसे विशेष प्रकार का रस स्रावित होगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जूस निकलेगा, जिसको आप जठर रस या गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे, और उस गैस्ट्रिक जूस के काम करने से यहां पर आया हुआ जो भोज्य पदार्थ है उसमें से कुछ विशेष चीजों का पाचन हो जाएगा। ठीक है, फिर अब यह सिलसिला आगे बढ़ेगा। अमाशय से भोजन जो है वो एक ऐसे नलिका से होकर गुजरेगा जो कि ऑलमोस्ट क्या है? सी आकार का है। इस तरीके से सी आकार की संरचना है, इस तरीके से आपको दिखाई देगी, है ना। और इस सी आकार वाली संरचना में आप कहेंगे कि यहां पर अमाशय से निकलने वाला जो भोजन है वो भोजन थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलेगा, और इस सी आकार वाले क्षेत्र में या सी आकार वाली जगह पर जो है वो पहुंचेगा, जहां पर उस भोजन के पदार्थ का पाचन होगा। अमाशय में तो पाचन हो गया, लेकिन अमाशय के अलावा अब इससे आगे और सरलतम रूप में तोड़ना है, तो उसके लिए भोजन पहुंच गया यहां। ठीक है, इस वाले हिस्से में जब भोजन इस वाले हिस्से में पहुंचा और यहां पर उसका पाचन हो गया या प्रतिक्रिया हो गई, वो और ज्यादा सरल रूप में बदल गया, तो उसके बाद भोजन जो है वो आगे बढ़ता है और इसी नलिका के एक ऐसे छोटे से हिस्से से होकर गुजरता है जिस हिस्से को बोला गया है जेजनम। इस जेजनम वाले हिस्से में भी पीछे से आए भोजन के जो पोषक पदार्थ हैं वो और ज्यादा सरल रूप में परिवर्तित होते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ एंजाइम निकलते हैं और वो एंजाइम उस पचित भोज्य पदार्थ पर और ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं और उससे नए और ज्यादा सरल, है ना, नए और ज्यादा सरल अणुओं का निर्माण करते हैं, भोज्य पदार्थ के अणुओं का। अब देखिए इतना काम जब हो गया तो अब देखेंगे यहां पर कि ये जो नलिका है वो इस तरीके से कुंडली के रूप में, है ना, इस तरीके से जो है ये कुंडली के रूप में जो है वो मूव कर रही है ऐसे करके। ऐसे करके, ठीक है, कुंडली के रूप में जो है ये परिवर्तित हो गई। तो इस कुंडली में मैं आपको बताऊं कि ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं छोटी आंत का इलियम भाग। कौन सा भाग बोलेंगे? इलियम भाग बोलेंगे। इस इलियम भाग में अगर मैं बताऊं तो यहीं पर भोजन के जो पचित सरलतम रूप होते हैं
उनका अवशोषण कराया जाता है। इलियम में ही इनका अवशोषण होता है, और जब अवशोषण हो जाता है तो इसके बाद इन्हीं भोज्य पदार्थों के साथ जितनी चीजें अवशोषित करा ली गई, अवशोषण के बाद जो बचा इसको हम बोलते हैं अपचित भोजन, या अब ये वेस्ट हो गया। अब ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया, या फिर एक्सक्रीटा हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया। तो उस वेस्ट या एक्सक्रीटा को अब कहां भेज दिया गया? इस बड़े वाले ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जो इस छोटे वाले ट्यूब से जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे क्या? बड़ी आंत, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन बोलेंगे, जैसा आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। देखिए, एक उठता हुआ पार्ट है, एक इस तरीके से फ्लैट है, और एक नीचे आता हुआ पार्ट है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो अनुप्रस्थ विहृदांत है, अनुप्रस्थ विहृदांत का मतलब हो गया कि इस तरीके से फ्लैट या क्षैतिज, ठीक है, तो वो ऊपर है। और जो आरोही विहृदांत है, यानी कि इस तरीके से ऊपर जाता हुआ, नीचे से ऊपर जाता हुआ, आरोहण आपने सुना होगा। आरोहण का मतलब नीचे से ऊपर जाना, तो उसी तरीके से यहां भी आरोहण होगा, और इसलिए इस वाले हिस्से को हम बोलेंगे आरोही बृहदांत्र, है ना। इसको क्या बोलेंगे? आरोही बृहदांत्र बोलेंगे। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो है वो फ्लैट हो गया, और फिर ये जब नीचे आएगा तो इसको अवरोही बृहदांत्र बोलेंगे, क्योंकि जब पोजीशन में व्यक्ति घटने लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि उसमें जो है वो डिक्लाइन आ गया, या वो जो है डिसेंड कर रहा है अपने करियर में, तो उसको अवरोही बोल दिया। और इसी तरीके से ये भी नीचे आ रहा है, इसको अवरोही बृहदांत बोलेंगे। अवरोही का मतलब निचले क्रम में, नीचे के क्रम में आना, और बृहदांत का मतलब कोलोन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन आप बोल सकते हैं। जब यहां से भोजन पूरा गुजर कर अपचित भोजन, अब उसमें से जो भी काम उसके होने हैं हो जाएंगे, तो फिर जो है ये नीचे का हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, इस नीचे वाले हिस्से को हम बोलेंगे रेक्टम। क्या बोलेंगे? रेक्टम, या फिर इसको जो है वो हम मलाशय कह सकते हैं। इस रेक्टम वाले हिस्से में जितना भी ये पचित भोजन था, उस पचित भोजन में से बड़ी आंत ने कई सारी चीजों को अवशोषित कर लिया, जो अतिरिक्त रूप से यहां आ गई थी। बाकी की चीजें ऐसा छोड़ दी जाती हैं, और वो जो बाकी की चीजें हैं वो अब उस वेस्ट मटेरियल के साथ या उस वेस्ट फूड के साथ जो है वो मिल जाता है, और इस तरीके से वो एक प्रकार का मल है ना। मल का मतलब हो गया कि वो जो है एक्सक्रीटा बनाता है, जो एक्सक्रीटा धीरे धीरे करके यहाँ रेक्टम वाले हिस्से में या मलाशय वाले हिस्से में इकट्ठा होता रहेगा। अच्छा, एक चीज और जानी है कि यहां पर जो मलाशय में इकट्ठा हो रहा है, उसके बाद अगर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही है, अगर ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही है, तो इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के यहां से आगे क्यों नहीं आ जाती सारी चीजें? एक्चुअली क्या है कि मलाशय का अपना एक क्या होता है? प्रेशर कंडीशन होता है। उस प्रेशर कंडीशन को डेवलप जब तक एक लेवल तक डेवलप नहीं करेंगे, मलाशय से जो भोजन है वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसका संकुचन प्रसारण सही तरीके से नहीं होगा। तो जो लास्ट ओपनिंग है, जिसको आप मलद्वार या एनस बोलते हैं, उसके थ्रू अपचित भोजन या एक्सक्रीटा आप जिसको बोल सकते हैं, वो बाहर नहीं आ पाएगा। सो ऑलमोस्ट ये पूरे फिगर में हम लोगों ने कई सारे अंग जो इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के थे उनको देखा। मुख गुहा से शुरू करेंगे। मुख गुहा, ग्रसिका, आहार नलिका, अमाशय, अमाशय के बाद ये आपका ड्यूडेनम या फिर जिसको आप ग्रहणी बोलते हैं, उसके बाद ये जो है आपका जेजनम, और जेजनम के बाद जो है इलियम, यानी छोटी जो आंत है उसका सबसे कुंडलित हिस्सा, सबसे ज्यादा मुड़ा तुड़ा हिस्सा, उसको आप इलियम बोलते हैं यहां पर। और उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम हो गया, रेक्टम को आप मलाशय बोलेंगे, और यहां के बाद जो है मलद्वार यानी कि एनस। इस तरीके से आप जो है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंगों को देख सकते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ अंगों का खेल नहीं है। यहां पर मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, उसको आप ध्यान में रखें। पहला कि आहार नाल के अलावा हमें कई सारी ग्रंथियों की भी आवश्यकता है, जो कि इसी पाचन तंत्र का हिस्सा है। ग्रंथियां यहां पर इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि इन्हीं ग्रंथियों से, अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों से अलग अलग प्रकार के रस स्रावित होते हैं। वो जो रस हैं उनमें कई विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे, और उस एंजाइम की मदद से वो एंजाइम भोजन के साथ प्रतिक्रिया करेंगे और उसे
फर्दर तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन से ग्लैंड्स हैं यहां पर देख ले। एक तो है सैलिवरी ग्लैंड्स। देखिए सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में मैं बताऊं कि ये जो लार ग्रंथियां होती हैं ये हमारे मुख वाले हिस्से में ओपन होती हैं, और इसलिए इनसे जो रस स्रावित होता है उसको हम लार कहते हैं, सलाइवा कहते हैं। डिटेल अभी आगे हम बाद में देखेंगे। दूसरा जो ग्लैंड है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है ये हमारे पाचन तंत्र के स्टमक वाले हिस्से में होता है। किस में होता है? पाचन तंत्र के स्टमक वाले हिस्से में होता है। तीसरा जो है वो लिवर है। लिवर भी क्या है? हमारे शरीर में एक ग्लैंड है। और सिर्फ ग्लैंड ही आप नहीं समझे, बल्कि लिवर के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लिवर है ये हमारे बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। लिवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है और लिवर के काम बहुत ज्यादा है। लिवर के जो है वो काम बहुत ज्यादा है। दूसरा जो है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा जो ग्लैंड है उसको आप पैंक्रियाज या अग्नाशय बोलते हैं। इसके बारे में भी कुछ चीजें विशेष है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां पर बता दूं कि अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जो कि इस सी बने हुए हिस्से में पहुंचता है और भोजन के पाचन में अपना योगदान देता है। राइट, इसके बाद देखेंगे तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी आंत्र ग्रंथियां भी होती हैं, और ये आंतों में पाई जाने वाली ग्रंथियां या जिनको आप आंत्र ग्रंथियां बोल रहे हैं, ये एट लास्ट भोजन पर, जो पचा हुआ भोजन आपके सपोज करें स्टमक में पहुंचा, ठीक, और स्टमक के बाद कई जगह आंतों से निकलकर लास्ट में जो आप कह सकते हैं कि जो छोटी आंत है वहां पर जाकर वो अवशोषित होता है। तो उस छोटी आंत के दीवार में भी पहले है ना, उससे पहले कुछ ग्रंथियां होंगी और इनको हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ग्लैंड या आंतरीय ग्रंथियां बोलते हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड या आंतरिक ग्रंथियां। तो इस तरीके से ये एसोसिएटेड ग्लैंड हो गए। हम जब भोजन का पाचन पढ़ेंगे तो उसमें इन ग्लैंड से क्या सिक्रीट हो रहा है और कैसे वो भोज्य पदार्थों से प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं, इसको हम जरा पर यहां पर समझेंगे। तो एक तो ये हमारा क्लियर हो गया कि आहार नाल और संबंधित ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। अब आगे आपको दिखाता हूं। आगे जब आप आएंगे, सॉरी, आगे जब आएंगे तो हम ये कहते हैं कि मानव का जो मुख है यहां से पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? मुख गुहा से। अब आप कहेंगे कि भाई मुख गुहा में ऐसा क्या हुआ कि वो भोजन के पोषक पदार्थों को उनके सरल रूप में परिवर्तित करती है? क्या ऐसा मुख के अंदर हो रहा है जिससे कि वो सरल रूप में परिवर्तित कर रही है? तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। देखिए, मानव के शरीर में जो मुख गुहा है, ठीक है, इस मुख गुहा के अंदर कुछ विशेष ग्रंथियां कुछ विशेष रस स्रावित करते हैं। जो ग्रंथि है उस ग्रंथि को आप क्या बोलेंगे? जो ग्रंथि है इस ग्रंथि को आप बोलेंगे लार ग्रंथि, है ना, या लार ग्रंथियां आप बोल सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो लार ग्रंथियां हैं इनसे जब लार निकलेगा तो वो भोजन के किसी विशेष पोषक पदार्थ पर काम करेगा और उसे दूसरे रूप में परिवर्तित करेगा मुख के अंदर ही। क्योंकि ये प्रक्रिया हो रही है इसलिए आप कहेंगे कि यहां पर जो मानव का मुख गुहा है ये भी क्या है? ये भी एक ऐसा हिस्सा है पाचन तंत्र का जहां सबसे पहले, है ना, भोजन का सर्वप्रथम पाचन जो होगा वो मुख गुहा के अंदर ही होगा। ठीक, इसके बाद देखिए यहां से आगे चलते हैं। तो मुख गुहा के बाद जो आपका नेक्स्ट ऑर्गन है वो है आपका आहार नाल। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि मानव के मुख गुहा में जो है वो दांत और जीभ होते हैं, तो इनके बारे में भी चर्चा मैं करूंगा आपसे। बट आहार नाल जो है, आहार नाल इस मुख गुहा के बाद है। आहार नाल को आप समझिए कि आहार नाल जो है वो एक नलिका है जो कि 33 फीट, सॉरी ये मैं कुछ आपको कंफ्यूजन सा लग रहा होगा। मुख गुहा से पाचन क्रिया शुरू हुई और आहार नाल जिसमें मुख गुहा का हिस्सा और बाकी के हिस्से शामिल हैं उनको भी हम एक साथ देखेंगे। ये कई बार आपको कंफ्यूजन होती है, ध्यान रखेंगे। आहार नाल जो जिसको हम बोल रहे हैं इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना, अंग्रेजी में।
आहार नाल को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। मुख गुहा से शुरू होकर कहां तक? मलद्वार तक यानी एनस तक। और इस पूरे आहार नाल की जो लंबाई होगी वो होती है लगभग 33 फीट, यानी 10 मीटर लंबा जो है, लंबी जो है ये पूरी नलिका होती है और इसी से होकर भोजन गुजरता है। उसमें जो मुख गुहा है ये आहार नाल का जो है वो आरंभिक खुला भाग है। क्या है? ये आहार नाल का आरंभिक खुला भाग होता है। और इस आहार नाल में मैंने बताया था पहले, दांत और मांसल जीभ उपस्थित होते हैं। अब सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे दांतों की। तो देखिए, मानव के मुख गुहा में जो दांत होते हैं वो कई अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। आप भी अगर एक बार अपना मुख खोलकर, है ना, और शीशे में अपने दांतों को देखें तो सारे दांत एक समान दिखाई नहीं देंगे। कहीं पर दांत जो है वो बिल्कुल तीखे से, है ना, एकदम शार्प चाकू की तरह दिखाई देंगे आगे वाले दांत। थोड़ा सा पीछे की ओर जाएंगे तो आपको ये जो दांत है वो नुकीले से भी दिखाई देंगे, है ना। उसके अलावा फिर आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जो दांत मिलेंगे, ये दांत एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्लैट बेस वाले होते हैं, है ना। मतलब दांत का ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा एक्चुअली थोड़ा सा चौड़ा, है ना, चौड़ा, और बीच में थोड़ा सा बीच की ओर जो है वो ढाल वाला होगा। क्यों? क्योंकि जब भोजन इस वाले दांतों के बीच में पहुंचता है तो इनके बीच में ये एक चक्की की तरह काम करते हैं, और ये भोजन को इस तरीके से जो है अपने बीच में रखकर जब आप हर बार मुंह खोलते और बंद करते हैं तो ये भोजन को प्रॉपरली चबा रहे होते हैं। और इसके बाद और पीछे जाएंगे तो आपको वही जो दांत है जहां पर भोजन चबाया जा रहा था उसी आकार के, लेकिन थोड़ा सा उसी आकृति के लेकिन थोड़ा सा बड़े आकार के दांत लास्ट वाले हिस्से में, है ना, लास्ट वाले हिस्से में पाए जाएंगे। तो उनको हम जो है वो एक ऐसे दांत के रूप में देखते हैं। तो ऐसे में बोला गया कि मानव का जो मुख है ना, मानव का जो मुख गुहा है उसको हम बोलते हैं, सॉरी, जो मानव का जो दांत का सिस्टम है उस दांत के सिस्टम को हम बोलते हैं कि मानव जो है वो गर्तदंती है ना। जो दांत के अलग अलग आप कह सकते हैं कि यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स क्या है, हमारे मुख के अंदर एक विशेष पार्ट है, एक विशेष अंग है जिसको हम बोलते हैं जबड़े। तो उन जबड़ों के द्वारा, है ना, उन जबड़ों में दांत धसे होते हैं, उन जबड़ों में बने गर्त में, इसलिए मानव को हम गर्तदंती बोलते हैं। हालांकि सिर्फ मानव ही गर्तदंती नहीं है, आपने बहुत सारे मैमल्स देखे होंगे और उन मैमल्स के मुंह में भी बहुत सारे दांत देखे होंगे। तो उन दांतों को भी हम देखेंगे कि वो भी वहां उन जंतुओं के जबड़े में धसे हुए हैं। सेम वैसा मानव के साथ भी, लेकिन चूंकि हम सिर्फ मानव का रेफरेंस लेकर पढ़ रहे हैं इसलिए हर चीज मानव के संदर्भ में बोलेंगे। मानव गर्तदंती कहा जाता है क्योंकि मानव के जितने भी दांत हैं मुख में वो सारे दांत किस में धसे हुए हैं? जबड़े में, है ना। इसके बाद जबड़ों से मसूड़ा जुड़ा, उस मसूड़े में धसे हुए। उसके बाद मानव को जो है वो द्विबार दंती बोला जाता है। द्विबार दंती क्यों बोला जाता है? क्योंकि मानव के पूरे जीवन काल में दांतों के 2 सेट जो है वो शरीर में उत्पन्न होते हैं। एक सेट तो उत्पन्न होता है जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कुछ महीनों के बाद, है ना, 6 महीने 8 महीने के बाद जो है उस बच्चे के मुख में दांत आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उस बच्चे के मुख में दांत आना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो वो हो गया, लेकिन 5 वर्ष की आयु तक आते आते, 6 वर्ष की आयु तक आते आते बच्चे के जो दांत है वो झड़ जाते हैं। जो पहले दांत आए हुए थे वो क्या हो गए? झड़ गए। जब पहले आए हुए दांत झड़ जाते हैं तो उस केस में कुछ दिनों के बाद उन्हीं दांतों के, टूटे हुए दांतों के स्थान पर दूसरे नए दांत आते हैं। उन दांतों को हम परमानेंट टीथ या फिर स्थायी दांत बोलते हैं। तो इस तरीके से मानव के पूरे जीवन काल में दांत के 2 सेट आते हैं। पहले सेट को आप डेसिडुअस टीथ या फिर अस्थायी दांत बोलते हैं और दूसरे सेट को जो है वो परमानेंट टीथ या स्थायी दांत बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कि अभी जैसे आप जिस आयु में हैं उस आयु में आपके मुख में सारे के सारे दांत जो है वो अब स्थायी दांत में परिवर्तित हो चुके हैं। अब कोई आयु नहीं रह गई दांत टूटने की। अब ये दांत कब तक रहेंगे हमारे मुख के अंदर? जब तक कि हमारी आयु इतनी ज्यादा ना हो जाए कि दांत टूटने की नौबत आ जाए। ठीक है,
तो अब आयु ये आप कह सकते हैं, जैसे व्यक्ति 60 वर्ष 70 वर्ष की आयु में पहुंचता है तो दांत जो है वो कमजोर पड़ने लगते हैं। जिस गर्त में या जिस आप कह सकते हैं कि हॉलो स्पेस में ये दांत धसे हुए होते हैं, वो स्पेस ढीले पड़ना शुरू होते हैं और दांत जो है वो आराम से निकल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि परमानेंट टीथ इसलिए भी कह रहे हैं इनको, क्योंकि अगर ये दांत टूटे तो इनके स्थान पर अब कोई नया दांत नहीं आएगा। मिल्क टीथ, दूध के दांत या डेसिडुअस टीथ टूटेंगे तो उससे, इसी डेसिडुअस टीथ को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अस्थायी दांत या फिर दूध के दांत, है ना। तो जब ये दांत टूटेंगे परमानेंट वाले, तो इनके स्थान पर दूसरे दांत नहीं आते। दूध के दांत टूटेंगे तो उनके स्थान पर नए दांत आ जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ये सारा आप मानव को क्या कहा जाता है। तीसरा जो है वो है कि मानव को कहा जाता है बहुदंती। मानव को क्या कहा जाता है, बहुदंती कहा जाता है। बहुदंती का मतलब, दंत का मतलब दांत, बहु का मतलब मेनी। तो मेनी टीथ है ना, मानव के मुख में जो है वो कई सारी टीथ है। आप कहेंगे इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, गिन लिया जी 32 है। लेकिन अभी मैं प्रकार बता रहा था आपको कि मानव के मुख में जो आगे है वो दांत बड़े शार्प से है। मानव के मुख में जैसे पीछे जाएंगे तो एक दांत मिलेगा नुकीला सा, और पीछे जाएंगे तो दांत जो मिलेगा वो ऐसे फ्लैट अपर स्पेस वाला मिलेगा। और इसके अलावा जो है वो और बड़े दांत उसी प्रकार के होंगे जैसे छोटे वाले दांत थे। तो चूंकि मानव के मुख में कई अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए मानव को हम क्या बोलते हैं, बहुदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानव को बहुदंती बोलते हैं। अब आप देखें, चूंकि मानव को हमने बहुदंती बोला है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये जो बहुदंती है इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर दांत के 4 विभिन्न प्रकार दिखाई देंगे। दांत के क्या दिखाई देंगे, 4 भिन्न प्रकार दिखाई देंगे। ये देखिए, अगर मैं इसको जबड़ा मान लूं तो इस जबड़े में इस तरीके से जो है वो दांत धसे हुए हैं। इन दांतों को अगर हमें काउंट करना है ना, तो जब काउंट करके हम सारे दांतों के कितने, कौन से दांत कितने हैं वो बताया जाता है, तो उसमें 4 प्रकार के दांतों की चर्चा होती है। 4 प्रकार के दांत कौन से, तो एक दांत को बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर जो होता है ये इंसिजन का काम करता है, यानी काटने का काम करता है। इसलिए इसका काम है क्या, बाइटिंग यानी काटना, है ना। जैसे कि आपको बर्गर खाना है तो उस बर्गर को खाने के लिए सबसे पहले आप एक बड़ा सा मुंह खोलेंगे और उसके बाद बर्गर को यहां पर एडजस्ट करके इन आगे वाले जो शार्प, चाकू की तरह शार्प दांत हैं, उन दांतों से क्या करते हैं, काट देते हैं, तो बर्गर कट जाता है। फिर उसके बाद जो है उसको आप बाइट उसके जो है चबा लेते हैं तो वो आपके मुंह में पहुंच जाता है। इनको बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर जो हैं, ध्यान रखेंगे कि ये सबसे आगे वाले दांत हैं जो सामने से हमें दिखाई देते, थोड़े से बड़े और शार्प, एज पर शार्प। और ये दांत जो है ये टोटल कितने हैं, तो दांतों को काउंट करने के लिए हम हमेशा आधे जबड़े के ऊपरी या निचले हिस्से में कितने दांत हैं उनकी संख्या लिखते हैं। जब ऐसा लिखते हैं तो हम इसको मानव का दंत सूत्र या डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। अब यहां मैंने बताया कि एक दांत है इंसाइजर जो बीच वाले दिखाई दे, तो इंसाइजर कितने हैं, टोटल इंसाइजर अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए नीचे 2 इंसाइजर, ऊपर 2 इंसाइजर, इधर भी 2 इंसाइजर होगा और इधर भी 2 इंसाइजर होगा, क्योंकि मैंने जबड़े को क्या कर दिया है, आधा। हाफ ऑफ द जॉ में, है ना, हाफ ऑफ द जॉ में कितने आप कह सकते हैं कि कितने प्रकार के दांत पाए जा रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है, उसके आधार पर हम दंत सूत्र लिखते हैं। तो जो मानव का दंत सूत्र है, इसको लिखने के लिए हमें इन दांतों के कुछ कोड्स मिल गए हैं। जैसे इंसाइजर को आई लिखेंगे, इनके इनिशियल्स का यूज कर लिया। कैनाइन को सी लिखेंगे, प्री मोलर को पी एम लिख लिया और मोलर को एम ले लिया। हर एक दांत के जो नाम हैं प्रकार के, उनके इनिशियल, उनके वर्ड के इनिशियल्स को ले लिया, सबसे पहले आप कह सकते हैं कि अक्षर को ले लिया, और उससे हमने डेंटल फॉर्मूला के लिए कोडिंग बना दी, आई सी पी एम और एम। अब ये देखिए, आई सी पी एम और एम जो लिखा है उसमें सी है, सी स्टैंड्स फॉर कैनाइन,
आपने देखा होगा हमेशा कि जब खरगोश का चित्र आता है ना, आपके मोबाइल पर या लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, या आपने जो है वो लिज्जत पापड़ का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा जिसमें वो खरगोश जो है ऐसा वाला कुछ कर रहा होता है ना, लिज्जत पापड़ का देखा एडवर्टाइजमेंट। तो उसके दांत आपने देखे होंगे, आगे के दो दांत जो है वो ऐसे बड़े बड़े से निकले हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े से निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये जो बड़े दांत हैं वो उन जीवों में बड़े हो जाते हैं, आगे के जो इंसाइजर हैं उन जीवों में बड़े हो जाते हैं जिनको कुतरना है ना, जिनको चीजें जब खानी है तो वो चीजों को कुतर कुतर कर खाते हैं, ठीक है। तो चूहे के दांत दिखाते हैं, दो दांत ऊपर से, दो दांत। कार्टून मूवी में आपने देखा होगा जब भी चूहों को दिखाना होता है दांत बड़े दिखाई देते हैं। कभी आपने किसी बच्चे को देखा होगा चूहे का बना हुआ मास्क पहनता, उसमें दांत ऐसे बाहर की ओर निकाले होते। खरगोश का देखा होगा दांत ऐसे बड़े हुए निकालते। सामान्य रूप से जितने भी शाकाहारी जीव हैं, और उन शाकाहारी जीवों में आप देखेंगे कि उन्हें मुख्य रूप से कच्चे जो वनस्पतियां हैं या घास वगैरह है वो खानी पड़ती है। तो वहां पर आप देखेंगे कि इंसाइजर नेचुरली क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ताकि जब कटे तो नीचे तक जो है वो काट सके, ज्यादा डीप कटिंग कर सके, जिससे कि आराम से जो चीज है वो उसको निकाला जा सके खाने के लिए, ठीक। तो इंसाइजर का काम ये। दूसरा कैनाइन जो है, ये कैनाइन जो है ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो उस स्क्रू ड्राइवर की तरह है जिसके टिप पर क्या होता है, ऐसे नुकीला बना होता है। जैसे आपको पेंच खोलना है, कोई स्क्रू खोलना है, तो उस स्क्रू के हेड पर जो है वो इस तरीके से स्टार की तरह बना होता है, स्टार की तरह ऐसे बना होता है। अब उसमें स्टार वाला ही क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर डालते हैं तो वो चारों तरफ से घुमा देता है उसको और खुल जाता है। एक स्क्रू ड्राइवर आता है जिसका आपने देखा होगा कि टिप जो होता है वो इस तरीके से फ्लैट होता है जैसे हमारे इंसाइजर, और दूसरा स्क्रू ड्राइवर आपने देखा होगा वो होता है इस तरीके का। मैं दोनों आपको इस तरीके से अगर बना के दिखाऊं, ये मान लीजिए कि स्क्रू ड्राइवर बना है ना। तो एक तो ऐसा होगा कि इसमें तो पहले एक कलर कर देते हैं, ठीक है। एक स्क्रू ड्राइवर ऐसा होगा कि वो ऊपर से जो है वो इस तरीके का दिखाई देगा, इस तरीके का, ठीक है, ऐसा फ्लैट सा, ठीक। और जो दूसरा वाला होगा वो कैसा दिखाई देगा, तो कहा दूसरा वाला ऐसे ऐसे टिप वाला दिखाई देगा, ऐसे। तो कैनाइन जो है वो इस तरीके का दिखाई देगा आपको, कैनाइन जो है वो ऐसा दिखाई देगा, है ना। कैनाइन के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो टिप पर क्या होगा, नुकीला होगा इस तरीके से। और नुकीली चीज जो होती है वो क्या करती है, उसको आप जितना अंदर तक जो है किसी भी चीज के डाल सको वो आराम से चली जाती है। तो ये छिद्र करने का काम करेगा कौन, कैनाइन। कैनाइन जो है वो छिद्र करने का काम करता है। अब कैनाइन के लिए यह बताया जाता है कि जनरली कैनाइन जो है उन जानवरों के मुख में बड़े होते हैं जिनके आप जो कहते हैं कि मांसाहारी हो। मांसाहारियों के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो मांसाहारी होते हैं उनको मांस पकड़ना होता है, तो वो क्या करते हैं कि जो जीव का शिकार करते हैं तो अपने ये जो दांत है कैनाइन वाले वो इस तरीके से धंसा देते हैं उसके मांस में, जिससे कि जीव भाग नहीं पाता और ये ग्रिप अच्छी बना पाते हैं। और बाद में जब उस जानवर का मांस खा रहे होते हैं तब भी उनको काफी आसानी होती है, क्योंकि बार बार मांस को छेद करने से वो स्प्लिट हो जाता है तो वो आराम से वहां से निकल सकता है। तो इस तरीके से आप कहते हैं कि कैनाइन का काम हो गया छिद्र करना। और बाकी के जो दो हैं प्रीमोलर और मोलर, मैंने बताया था कि इनका काम होता है भोजन को चबाने का, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो अब जब हम इन दांतों के प्रकार या उनके नाम जान गए तो उसके बाद डेंटल फॉर्मूला अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे आई सी पी एम और एम, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चार तरीके के जो है वो दांत हमने लिख दिए।
अब इन 4 तरीके के दांतों में जो है 2 1 2 3 इस तरीके से लिखेंगे, 2 1 2 3। ये क्या है? तो कहे जब डेंटल फॉर्मूला लिखना है हमें, तो हमें ध्यान रखना है कि हम आधे ऊपरी और आधे निचले जबड़े में कितने दांत हैं, किस प्रकार के कितने दांत हैं, उनका नंबर काउंट करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आपके जो है वो इंसाइजर आ गए इस तरीके से, ये चौड़े वाले। तो 2 इंसाइजर होते हैं, ठीक है। 2 इंसाइजर के बाद एक ये नुकीला वाला कैनाइन होता है। फिर उसके बाद जो होते हैं वो आपके छोटे छोटे इस तरीके से जो है 2 प्रीमोलर होते हैं। और लास्ट में आप देखेंगे कि इस तरीके से जो है वो 3 बड़े बड़े बेस वाले 3 मोलर होते हैं। तो एक आधे जबड़े में ऊपरी या निचले में आप काउंट करेंगे तो आपको 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर मिलेंगे। उसी तरीके से आप निचले आधे जबड़े की बात करेंगे तो आपको 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर मिलेंगे। आधे जबड़े में जितनी संख्या दिखाई दे रही है वैसे ही संख्या अगले आधे जबड़े में भी होगी इस तरफ, है ना। यहां पर भी 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होंगे, और यहां पर भी नीचे में भी ऐसे। तो अगर हम काउंट करें कि आधे जबड़े में इतने दांत हैं, तो गुणा 2 कर देंगे तो आधे जबड़े में 8 दांत आ रहे हैं टोटल। तो पूरे जबड़े के एक हिस्से में, आधे ऊपरी जबड़े में 8 दांत आ रहे हैं, तो ऊपरी जबड़े में कुल दांत कितने हो जाएंगे? पूरे जबड़े में 16। और उसी तरह नीचे में भी चूंकि 2 1 2 3 ही लिखा है, आई सी पी एम और एम, तो आप इसको भी लिख सकते हैं कितना, गुणा 2 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 16। और टोटल दांतों की संख्या एक स्वस्थ मनुष्य में कितनी होगी? और एक अच्छे का मतलब मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ऐसा मनुष्य जिसके शरीर में कुछ विकृति ना हो, या दांतों या मुख को लेकर किसी प्रकार की विकृति ना हो, तो उसके मुख में भी 16 ऊपर और 16 नीचे दांत होंगे। यानी कुल मिलाकर 32 दांत जो है वो पाए जाएंगे। कितने दांत पाए जाएंगे? 32 दांत पाए जाएंगे। इन 32 दांतों में आपको यह ध्यान रखना कि जब भी आप डेंटल फॉर्मूला लिखेंगे तो वह हमेशा आईसीपीएम और एम के रूप में ही लिखेंगे, है ना। या उसको याद भी करना हो तो आईसीपीएम और एम के रूप में ही याद रखेंगे, ठीक। डेंटल फॉर्मूला के लिए और कोई दूसरा टर्म या दूसरे जो प्रोसेस है उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर आइए आगे देखते हैं कि इन दांतों के अलावा अगर बात करें तो जो थर्ड मोलर होता है, यानी 3 मोलर होते हैं, इन 3 मोलर में से ये तीसरा मोलर जो है इसी को हम अक्लदाढ़ या विजडम टूथ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अक्लदाढ़ या विजडम टूथ बोलते हैं। ये जो विजडम टूथ होता है, ये जो अक्लदाढ़ होता है, ये कौन सा मोलर होता है? ये तीसरा मोलर होता है। ये याद रखना होगा आपको। ये कौन सा मोलर होता है? ये तीसरा मोलर होता है, ठीक है। और इस तीसरे मोलर को, है ना, ये जो तीसरा मोलर होता है इसी को हम अक्लदाढ़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो कहा कि तीसरा मोलर व्यक्ति के आयु के उस अवधि में निकलता है, उस समय पर निकलता है जबकि व्यक्ति अपने प्रौढ़ावस्था में या अपने वयस्क अवस्था में पहुंच चुका होता है। और हम ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर वयस्क अवस्था में पहुंच गया तो इसका मतलब उसमें बड़ी मैच्योरिटी आ गई है, उसमें व्यावहारिकता अच्छी है, उसमें जो है वो आप कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता जो है वो आ जाती है। तो इसीलिए उसको अक्लदाढ़ कह दिया जाता है कि इस दांत का जो निकलने का समय है उस समय तक मनुष्य परिपक्व हो जाता है अक्ल के मामले में। तो इसलिए इसको अक्लदाढ़ या अक्ल के दांत बोलते हैं। उसी तरीके से एक दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हाथी के जो दांत होते हैं, इसमें जो उसके दिखने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? ध्यान रखिएगा कि ये हाथी के जो दिखने वाले दांत होते हैं इनको आप अपर इंसाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर इंसाइजर बोलते हैं। ये ऊपरी जबड़े के इंसाइजर हैं, 2 किनारे वाले 2 इंसाइजर होते हैं जो कि बड़े हो गए होते हैं, इसलिए क्योंकि हाथी जो है वो बड़े शरीर वाला जानवर है और उसको हमेशा आवश्यकता पड़ती थी कि वो बड़े बड़े जो भोज्य पदार्थ हैं उनको टांग कर दूर तक ले जा सके, ताकि वहां पर कहीं किसी स्थान पर जाकर सुकून के स्थान पर इत्मीनान से वो जो है वो बैठकर भोजन कर सके अपना। तो ऐसा करने के प्रयास में हाथी, जब शुरुआत कभी हुई होगी तो हाथी के ऊपरी इंसाइजर भी छोटे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है ये इंसाइजर काफी बड़े हो गए और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये हाथी के दिखने वाले दांतों के रूप में परिवर्तित हो गए। इनको हम अपर इंसाइजर बोलते हैं। ओके,
देखिए ये तो बात कर ली हम लोगों ने किसकी, दांतों की। ठीक, अब दांत के बाद जो दूसरा हिस्सा मुख में है वो है जीभ। दांत के बाद जो दूसरा हिस्सा है मुख में वो है जीभ। जीभ को मैंने बताया दोनों तरीके के अंग कहेंगे, एक तो संवेदी अंग भी बोलेंगे, दूसरा इसको भौतिक अंग भी बोलेंगे, यांत्रिक अंग भी बोलेंगे, या मैकेनिकल ऑर्गन भी बोलेंगे। इन अंगों के रूप में इसके काम क्या है, तो बहुत संवेदी अंग के रूप में इसका काम है कि ये फूड को टेस्ट करने का काम करता है, यानी भोज्य पदार्थों का स्वाद लेने का काम करता है। और दूसरा यांत्रिक अंग के रूप में आप कह सकते हैं कि ये मास्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन के को चबाने में काम आता है, भोजन को उलटने पुलटने में ना, जब चबाने के दौरान भोजन को उलटना पुलटना होता तो ये ऊपर नीचे मूव करके क्या करता है, उलटने पुलटने का काम करता है। ठीक, जीभ जो होता है, यहां पर आपको ध्यान देना कि अगर संवेदी अंग के रूप में इसको देखें तो ये जीभ स्वाद लेने का काम करता है। कैसे स्वाद लेता है, तो कहा कि जीभ के जो सतह होती है इस पर कई सारे आप कह सकते हैं कि गुब्बारे नुमा संरचना होती है। ये गुब्बारे नुमा संरचना को हम पैपिली बोलते हैं। यही जो होते हैं वो एक तरीके के टेस्ट बड्स कहे जाते हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं, टेस्ट बड्स कहे जाते हैं। छोटे छोटे उभार होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म उभार होते हैं, हमारे नग्न आंखों से उस तरीके से दिखाई नहीं देते, लेकिन यहीं से जो है वो हम अलग अलग तरह के स्वाद की पहचान कर पाते हैं। जैसे अगर हम जीभ के इस तरीके से अग्रभाग को देखें, ये वाला जो एकदम टिप नहीं, अग्रभाग को देखें, तो ये वाला भाग जो है वो मीठा यानी कि स्वीट टेस्ट को, ये गुलाबी से जो लिखा हुआ है ये मीठा या स्वीट टेस्ट को जो है वो बताता है। और इसी स्वीट वाले भाग के इस तरफ अगर आप देखेंगे, जो येलो से मैंने दिखाया है, इस भाग में जो है वो सॉल्टी टेस्ट यानी कि जो नमकीन टेस्ट है वो यहां पर समझ में आता है। आपने देखा होगा कि जो शेफ्स होते हैं, शेफ्स नॉर्मली खाना बनाते बनाते अगर उनको किसी भी भोजन का नमक टेस्ट करना होता है तो उस नमक के टेस्ट को करने के लिए वो क्या करते हैं कि कलछी से थोड़ा सा जो ग्रेवी का हिस्सा होता है या रस का जो हिस्सा होता है वो अपने हाथ पर ऐसे गिराते हैं और इस तरीके से आगे जीभ के टिप से टच करते हैं। तो आप देखें यहां पर अगर इस तरीके से इस वाले हिस्से में, तो ये जो सॉल्ट वाला इलाका मैंने पीले से दिखाया, ये ऐसे लास्ट तक टिप तक आ रहा और उसके बाद इस तरीके से किनारे वाले हिस्से को पकड़े हुए। तो ये जो आगे का हिस्सा जीभ का साइड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है और टिप दिखाई दे रहा है, अग्र जीभ का आगे वाली जीभ का टिप और साइड वाले हिस्से जो दिखाई दे रहे हैं, ये सॉल्ट टेस्ट को परसीव करते हैं या सॉल्ट टेस्ट को पहचानने का काम करते हैं। उसी तरीके से ये जो पिंक वाला हिस्सा साइड का आपको दिखाई दे रहा है, ये सार टेस्ट को यानी कि जो खट्टा आप कह सकते हैं स्वाद है उसको पहचानने का काम करते हैं। खट्टे स्वाद को पहचानने का काम कौन करेगा, ये किनारे वाले हिस्से जीभ के करेंगे, अंदर वाले किनारे वाले हिस्से। और इसके अलावा जो सबसे आंतरिक हिस्सा जीभ का होगा, जो गर्दन की तरफ है, गले की तरफ है, तो गले की तरफ वाले हिस्से जहां पर जीभ का अंत हो रहा है वो हिस्सा बिटर टेस्ट को यानी तीखे स्वाद को पहचानने का काम करता है। तीखा स्वाद कौन सा, जैसे आपने मान लीजिए कि कोई दवा की टैबलेट जो है वो मुख में रख ली, अब उसका स्वाद आपको बड़े देर तक यहां गले में पता चलता रहेगा। क्यों, क्योंकि जो तीखा स्वाद है वो मुख्य रूप से अंदर वाला हिस्सा ही लेता है। अगर आपको सही तरीके से दवा निगलने नहीं आती तो वो स्वाद आपको बड़ी देर तक जीभ के लास्ट वाले हिस्से में महसूस होता रहेगा, तो वो बिटर टेस्ट होता है, वो तीखा टेस्ट होता है। तीखा टेस्ट आप मिर्ची का नहीं कह सकते, क्योंकि मिर्ची खाने के बाद जो आपको महसूस होता है वो एक्चुअली तीखापन नहीं है, वो मिर्ची का जलन है। मिर्ची की क्या है, जलन है। मिर्ची में होता है कैप्सिसिनिक एसिड, और ये कैप्सिसिनिक एसिड हमारे जीभ का जो पैपिला है या जिसको आप टेस्ट बड्स बोलते हैं उनमें अम्लीय होने के कारण क्या होता है, ये बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है, ये जलन महसूस कराने का काम करता है। तो इस तरीके से आप कहते हैं कि मिर्ची जो हम कहते हैं कि तीखी लग रही है वो एक्चुअली तीखापन नहीं है, बल्कि उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला जलन है। इन चार बेसिक स्वाद के अलावा एक स्वाद और है जो यहां जीभ के बीच वाले हिस्से पर महसूस हो रहा है। इस स्वाद को हम एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं उमामी टेस्ट। उमामी टेस्ट कैसा होता है, तो एक तरीके से या तो आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट जो है वो मिक्सचर टाइप का हो गया,
जिसमें थोड़ा सा खट्टापन, थोड़ा सा मीठापन, थोड़ा सा नमकीन, है ना, हर तरह का स्वाद जो है वो मिल रहा हो। या फिर अगर आप इसको एक अलग स्वाद के रूप में देखते तो कहते हैं कि आजकल ये ऐसा स्वाद है जो पैकेट बंद जितनी चीजें आ रही हैं, खाद्य पदार्थ आ रहे हैं पैकेट बंद, उनमें जो मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं उन मसालों का एक तरीके का स्वाद है। तो उमामी टेस्ट जो है ये एक पांचवें स्वाद के रूप में रिकॉग्नाइज किया साइंटिस्ट ने, और उन्होंने ये बताया कि जो हमारे बेसिक टेस्ट्स हैं जैसे सॉल्टी, स्वीट और सार और बिटर, इन बेसिक टेस्ट का एक तरीके से आप मिक्सचर कह सकते हैं, या इन बेसिक टेस्ट से एकदम हटकर, ना ही आप उसको प्रॉपर स्वीट कह पाएंगे, ना ही प्रॉपर सार कह पाएंगे, और ना ही प्रॉपर सॉल्टी कह पाएंगे, और अगर भी तीखेपन की बात करें तो प्रॉपर तीखापन भी नहीं होगा। तो इन चारों के एक तरीके से मिश्रण के रूप में जो है ये स्वाद पाया जाएगा, या आप इसको एक अलग से ध्यान रखेंगे कि उमामी स्वाद होता है, उमामी स्वाद है, और ये जीभ के बीच वाले हिस्से पर महसूस किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा होगा नॉर्मली हम जैसे मैगी खाते हैं, या फिर हम जो है वो मोमो खा रहे होते हैं, और मोमोज में जो है वो डाला हुआ रहता है क्या, अजीनोमोटो। अब इन अजीनोमोटो डालते क्या कि वो एक अलग तरीके का स्वाद क्रिएट करता है, और वो ऐसा स्वाद होता है जिससे, या मैगी जो खाते हैं उसके मसाले में ऐसा स्वाद होता है कि जिससे आपको जो है उसका स्वाद बहुत ज्यादा आता है, पसंद आता है, और उसके बाद जो है आप रिपीटेडली आपका जो कॉन्शियस है वो उस तरीके के टेस्ट को याद कर कर उससे अट्रैक्टेड रहता है, तो मन की इच्छा होती है कि हम फिर से वो चीज जो है वो खाएं, है ना। तो ये उमामी स्वाद हो गया। 5 तरीके के स्वाद जीभ के 5 अलग अलग हिस्सों से आपको देखने को मिलते हैं। यांत्रिक अंग के रूप में मैं बता दिया मैंने कि भोजन को चबाते समय उलटने पुलटने का जो है ये काम करेंगे। ओके, अब इसके बाद देखें तो मानव के मुख में अगर ग्रंथियों की बात करें तो मैंने बताया था कि जो लार ग्रंथि या सैलिवरी ग्लैंड होता है ये मानव के मुख में ओपन होता है। कहाँ ओपन होता है? मानव के मुख में ओपन होता है। तो मुख में जब ये लार ग्रंथि ओपन होगी, लार ग्रंथियां मुख में ओपन होंगी तो ये लार श्रावित करने का काम करेंगी। जो लार श्रावित होगा वो लार ग्रंथियों से होगा, और ये लार ग्रंथियां मुख में 3 अलग अलग जगह पर ओपन होंगी, और इस प्रकार से लार ग्रंथियों की 3 जोड़ी जो है वो पाई जाती है। ये ध्यान रखना है, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की कितनी जोड़ी है? 3 जोड़ियां मिलती है। लार ग्रंथियों की जो पहली जोड़ी होगी, लार ग्रंथियों की जो पहली जोड़ी होगी, इस पहली जोड़ी को आप कान के सामने इस तरीके से, इस वाले हिस्से में, है ना, और नीचे की ओर यहां पर स्थित होंगी, अंदर की ओर ही होंगी, है ना। कान के सामने ये मतलब इस तरीके से, इस वाले हिस्से में, यहां से अंदर की ओर, और ये ऐसे आएंगी इस तरीके से, ठीक है, यहां और यहां। इनको हम बोलते हैं पैरोटिड ग्रंथियां। इनको क्या बोलते हैं? पैरोटिड ग्रंथियां बोलते हैं। काम देखिए सबका है लार श्रावित करना, काम में अलग अलग नहीं, लेकिन अपने पोजीशंस, अपने लोकेशंस के हिसाब से इनके अलग अलग नाम हैं। ये जो पैरोटिड ग्रंथियां होती है, इनमें आपने देखा होगा कि कई बार इन्फेक्शन हो जाते हैं। इस इन्फेक्शन में जो बीमारी होती है उसको आप मम्स या फिर गलसुआ बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि ये वाला जो हिस्सा है पूरा आपका, ये वाला जो चीक के इधर कान से सटा हुआ हिस्सा, ये सूज जाता है पूरा और लाल पड़ जाता है। तो सूजने और लाल पड़ने के कारण इसको आप बोलते हैं मम्प्स। क्या बोलते हैं? मम्प्स बोलते हैं। ये जो मम्प्स होता है ये क्या होता है? वायरल होता है। मम्प्स जो होता है वो क्या होता है? वायरल डिजीज होता है। मम्प्स के जो वायरस होते हैं, है ना, वही इस डिजीज को कराने का काम करते हैं। ठीक। जो लार ग्रंथियों की दूसरी जोड़ी होती है, एक जोड़ी ग्रंथि, ये ठीक जबड़े के नीचे वाले हिस्से में स्थित होती है। कैसे? निचले जबड़े के हिस्से में जो है वो स्थित होती है। इसको क्या बोलते हैं? जबड़े के नीचे वाले हिस्से में, इसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्रंथियां। इसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्रंथियां। ये जो निचला जबड़ा है इसको सब मैंडिबुलर बोलते हैं, और वहां की जो ग्रंथियां है उसको सब मैंडिबुलर ग्रंथियां बोलते हैं, है ना। जबड़े के नीचे वाले हिस्से में आप जीभ लेकर और इस जबड़े के निचले वाले हिस्से को ऐसे आप जो है वो टच करेंगे तो ये जो पूरा हिस्सा है वो आपको पूरा गीला दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर लार ग्रंथियां और उनसे लगातार लार श्रावित हो रहा होता है।
तीसरी जोड़ी जो ग्रंथि होती है ये आप बोलते हैं कि जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। जीभ को आप ऊपर उठाएंगे तो जीभ के नीचे वाले हिस्से में जो है आपको कई दानेदार सी रचनाएं दिखाई देंगी। हालांकि ये पैपिली नहीं है, उनका समूह है ना, जो कि वहां पर दिखाई देता है। तो इस जीभ के निचले हिस्से से भी जो है वो लार ग्रंथियां लार स्रावित कर रही होती हैं। जीभ का एक काम और भी है कि ये हमारे जो है भाषा में हम शब्दों का जो उच्चारण करते हैं उसमें जीभ का भी अपना एक प्रॉपर योगदान होता है। बोलते वक्त किसी शब्द का उच्चारण करते समय या किसी अक्षर का उच्चारण करते समय हम अपने जीभ को अलग अलग पोजीशंस पर ले जाते हैं, जिससे कि हम जब वॉइस बॉक्स से क्रिएट करते हैं किसी भी साउंड को या वॉइस बॉक्स से जो हवा आती है तो जीभ के अलग अलग मूवमेंट से या अलग अलग जगह टच करने से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड उत्पन्न होते हैं। खैर हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं कि अगर जीभ के नीचे ग्रंथियां मौजूद हैं तो उन ग्रंथियों का नाम क्या दिया जाएगा, उनको हम बोलते हैं सबलिंगुअल ग्रंथियां। लिंगुअल क्यों? क्योंकि हम जब लैंग्वेज बोलते हैं तो उस लैंग्वेज को बोलने में जो अंग सहायता कर रहा है या उसको मॉडिफाई करने या उसको प्रोनाउंस करने में हेल्प कर रहा है उसको हम लिंगुअल बोलेंगे। तो लिंगुअल से सब लिंगुअल हमने नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया? सब लिंगुअल ग्लैंड नाम दे दिया, है ना। तो इस तरीके से तीन जो ग्रंथियां हैं मुख में वो लार ग्रंथियां निकलेंगी और इनसे क्या होगा? लार ही श्रावित होगा। ठीक है। अब यहां से देखें कि मुख में जब भोजन गया तो मुख में भोजन जाने के बाद जब चबाया उसको तो उससे चबाने के दौरान लार जो है इन लार ग्रंथियों से निकलता है और लार उसमें मिश्रित होता है। ध्यान रखना है कि इस लार में हम प्रतिदिन जो है वो 1 से 1.5 लीटर लार श्रावित करते हैं। कितना श्रावित करते हैं? 1 से 1.5 लीटर लार श्रावित करते हैं। और ये जब लार निकलता है तो इस लार में मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? जल का होता है। इस लार में मैक्सिमम पार्ट किसका होता है? जल का। बाकी का जो 1% है वो अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर विद्युत अपघट्य होते हैं। उन इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन और फॉस्फेट आयन, इस तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वहां पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो इस लार में कुछ एंजाइम भी निकलते हैं। जल और लवण तो निकले ही, लेकिन कुछ एंजाइम भी निकले। जो एंजाइम निकलते हैं उसमें एक एंजाइम है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज, ध्यान रखेंगे कि सैलिवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं। टाइलिन जो है इसको आप सैलिवरी एमाइलेज कह रहे हैं। ठीक है, टाइलिन जो है इसको आप सैलिवरी एमाइलेज बोल रहे हैं। और इस लार एमाइलेज का काम क्या होता है कि जब आप भोजन खाते हैं तो उस भोजन में अगर आपने रोटी खाई या चावल खाया यानी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खाई है तो वो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पॉलीसैकेराइड के रूप में आपके मुख में गया। कौन सा पॉलीसैकेराइड? तो बोलते हैं ये स्टार्च के रूप में पहुंचता है हमारे मुंह में। तो जब स्टार्च के रूप में ये पहुंचा तो उस स्टार्च यानी पॉलीसैकेराइड पर ये लार के जो एंजाइम है जिसको आप सैलिवरी एमाइलेज या टाइलिन बोल रहे हैं, तो इस सैलिवरी एमाइलेज के प्रभाव से स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? माल्टोज में। माल्टोज में आपको बताऊं कि ये अगर स्टार्च को हम पॉलीसैकेराइड बोल रहे हैं तो माल्टोज जो है वो एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है, यानी कार्बन की 2 चेनों के या 2 श्रृंखलाओं के मिलने से जो है इस टाइलिन का इस माल्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज के 2 चेन होते हैं, उससे माल्टोज का निर्माण होता है। तो मुख में आप देख रहे हैं कि इसके अलावा जो एंजाइम है वो अन्य किसी पोषक पदार्थ पर काम नहीं कर रहा है। वो सिर्फ किस पोषक पदार्थ पर काम कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट पर। और वो कार्बोहाइड्रेट हमने भोजन के साथ खाया है स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च पर उसने काम किया और स्टार्च पर काम करके उसने उसको बना दिया माल्टोज में। अब देखिए मुख में हमारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट कितना बचता है? कहते हैं 20% जो है वो कार्बोहाइड्रेट हमने मुख में पाचित कर लिया। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि जब आप भोजन का कोई बाइट ले मुंह में और उसको चबाना शुरू करें तो उसको आपको एक प्रॉपर टाइम तक चबाना पड़ेगा, जिससे कि उसमें लार अच्छी तरह से मिश्रित हो सके। लार के मिश्रित होने का मतलब हो गया कि
टाइलिन जो है या सेलिवरी एमाइलेज जो है वो उसके साथ अच्छी तरह से मिश्रित होगा और उसमें से स्टार्च के कुछ पार्ट को जो है लगभग 20% पार्ट को वो किस में कन्वर्ट करा देता है, माल्टोज में। आपको यहीं पर एक छोटे क्लास की चीज बताता हूं, बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं इसको, कि रोटी को कुछ देर चबाने के बाद रोटी मीठी लगने लगती है। ऐसा प्रश्न कई बार आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं। रोटी चबाने के बाद मीठी क्यों लग रही है? इसलिए क्योंकि रोटी में है स्टार्च, मुंह में हमने चबाया अगर सिर्फ रोटी का टुकड़ा लेकर, तो उस स्टार्च को कन्वर्ट कराया माल्टोज में। माल्टोज डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बनता है, और ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है, इसलिए माल्टोज भी मीठा लगता है। तो स्टार्च को जब हम तोड़ देंगे माल्टोज में, तो वहां पर क्या होगा, वो मीठा स्वाद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए, इसी सेलिवरी एमाइलेज में एक और एंजाइम होता है जिसको लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है। एंटीबैक्टीरियल यानी ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। क्यों बैक्टीरिया मारने की आवश्यकता? क्योंकि हम जो भोजन खा रहे हैं, मान लीजिए हाथ बिना धोए हमने खाना शुरू कर दिया, बिना ठीक से कुल्ला किए खाना शुरू कर दिया, या फिर अगर सारे हाइजीन को प्रॉपर कर भी रहे हैं तो भी आपके आसपास की जो हवा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया होंगे, और वो बैक्टीरिया कहाँ चले आए, आपके भोजन पर चले आए। आपने तो प्रॉपर हाइजीन के साथ भोजन को खाया, लेकिन इसके बाद भी कई बार जो है वो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब व्यक्ति सोचता है कि भाई हमको अगर ये बैक्टीरियल डिजीज हो गया तो ये हुआ कैसे, व्यक्ति को सर्दी खांसी हो गई, व्यक्ति को कुछ बैक्टीरिया के दूसरे डिजीज हो गए, तो अब व्यक्ति ये सोचना शुरू करता है कि हमने गंदा तो खाया नहीं, ये बैक्टीरिया कैसे शरीर में पहुंच गया। एक्चुअली आपके चारों तरफ वायरस और बैक्टीरिया थोड़े बहुत थोड़ी हैं। आपके चारों तरफ अगर देखेंगे तो जो वायरस है वो बहुत ज्यादा है ना, वायरस जो है वो बहुत ज्यादा है, या बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा। अगर आप अपने हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको बहुत सारे बैक्टीरिया दिख जाएंगे। इतने बैक्टीरिया दिख जाएंगे कि आप सोचेंगे कि इस हाथ से खाएं भी या ना खाएं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर अच्छे से हाथ धोकर खाते हैं तो एक आध बैक्टीरिया हो सकता है वहां रह जाए, बाकी जो है ना, एक आध बैक्टीरिया रह भी सकता है, लेकिन बाकी जो है वो मर जाएंगे। तो थोड़ा बहुत जो बैक्टीरिया भोजन के साथ पहुंचता है उस पर ये लाइसोजाइम एंजाइम काम करता है और उनको मारने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एंजाइम होता है इसी सैलिवरी ग्लैंड में जिसको म्यूसिन एंजाइम कहा जाता है। ये जो म्यूसिन एंजाइम है ये नेचर वाइज एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब हो गया कि ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट का है ना, प्रोटीन के साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि ये भोज्य पदार्थ को चिकना बनाने का भी काम करते हैं। ठीक है, ये भोज्य पदार्थ को चिकना बनाने का काम करते हैं ताकि भोज्य पदार्थ आसानी से आहार नलिका से होकर आपके स्टमक तक पहुंच पाए। कहां तक पहुंच पाए? आहार नलिका से निकलकर आपके स्टमक तक पहुंच पाए। इसके बाद देखिए, ये जो लार है, इस लार में आप देख रहे हैं कि कई सारे एंजाइम निकल रहे हैं, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स निकल, तो लार का पीएच समझने का कोशिश करते हैं। लार का जो पीएच होता है आपको ध्यान रखना है कि ये 6.7 से 7.4 के बीच होता है, यानी न तो ज्यादा अम्लीय ना ही ज्यादा क्षारीय, थोड़ा अम्लीय से थोड़ा क्षारीय, क्योंकि जो पीएच है वो अम्लीयता या क्षारीयता बताने का काम करता है। अगर हम बोलते 7, किसी पदार्थ का पीएच जो है वो 7 है, या किसी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो 7 है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है यानी उदासीन है। 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं 6.7 यानी 7 के नजदीक है, थोड़ा सा अम्लीय है, या 7.4 7 से थोड़ा ज्यादा है यानी थोड़ा क्षारीय है। लार ना तो बहुत ज्यादा अम्लीय होता है ना ही बहुत ज्यादा क्षारीय होता है, लेकिन उस क्षारीयता और अम्लीयता के लिए जो है, क्षारीयता या अम्लीयता के लिए जो है ना, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये मुख के अंदर क्या पाचन कैसे हुआ ये यहां पर हमने समझा है। अब इससे आगे जो हमें समझना है वो समझना है कि मुख के बाद जब आहार नलिका, स्टमक यानी कि अमाशय और ड्यूडेनम और जेजनम और इलियम से जब भोजन गुजरता है तो वहां उसके साथ क्या होता है, इससे आगे की बात हम इससे आगे के समय में जो है
हम इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो अभी यहीं पर आपका जो सेशन है वो खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं इससे आगे की चर्चा करूंगा। थैंक यू वेरी मच।